नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 इकोनॉमिक्स बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। ये चैप्टर 1 के पार्ट्स जो है हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये चैप्टर है भारत में पंचवर्षीय योजना लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ किस प्रकार से थी, आखिरकार कौन कौन से लक्ष्य थे भारत में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड और कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो पार्ट 1 है ये। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं। एक बार ये जान लेते हैं कंटेंट क्या क्या आखिरकार है। आर्थिक नियोजन क्या है, किस प्रकार से आखिरकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता किस प्रकार से थी, निर्देशात्मक नियोजन तथा व्यापक नियोजन में किस प्रकार से डिफरेंस आखिरकार, इनके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा है अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, पूंजीगत, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, कितने प्रकार के आगे इनको पढ़ेंगे हम। और पांचवा है भारत में नियोजन की दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन लक्ष्य कौन कौन से, इनके बारे में। और छठा है 1991 तक नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीति की कौन कौन सी विशेषताएं, इनके बारे में। और सातवां है भारत में नियोजन की उपलब्धियां और सफलताएं कौन कौन सी थी, और भारत में किस प्रकार की जो नियोजन की असफलताएं थी, इनके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में जितना कंप्लीट हो पाएगा उतना ही करवाएंगे, बाकी हम पार्ट 2 में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसे हुई थी। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना थी ना, उसकी शुरुआत कैसी हुई थी आखिरकार जो भारत में थी। आप लोग जानते हैं कि 1951 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, 1952 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है कि वोटिंग हुआ था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बने थे। तो उन्होंने योजना आयोग का गठन किया था। पंचवर्षीय योजना 1951 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2017 में 12 ही पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं टोटल अब तक। 2017 में इसे समाप्त कर दिया गया था। उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया था। नीति आयोग के बारे में हम कुछ बताएंगे, इसके बारे में कुछ जो हिंट से कब स्थापना की गई थी, आखिरकार कैसे की गई थी, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे आपको। तो आइए पहले जान लेते हैं हम कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, कैसी हुई थी, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय नेतृत्वकर्ताओं द्वारा ऐसे आर्थिक तंत्र को स्वीकार किया गया था। कुछ लोगों की वजह से ही तो के द्वारा ही जो है कि प्रोत्साहित किया गया था। और बेहतर बनाने के लिए स्वतंत्र भारत के नेतृत्व में कर्ताओं ने देखा कि पूरे विश्व में दो प्रकार के आर्थिक तंत्र, समाजवादी और पूंजीवादी ही माना जाता था उस समय, और समाज में दोनों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। एक नया आर्थिक तंत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित था। एक हिसाब से बहुत ज़्यादा जो विश्व एशियाई का जो भारत के योजनाओं का जनक कहा जाता है, एक हिसाब से मोक्ष गुणांक विश्व अय्यर को भारत की जो योजनाओं का जनक है, उन्हें कहा जाता है आखिरकार। और दूसरा हमारा पॉइंट है दूसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात चंद्रमहाल नोबिस के समृद्धि मॉडल द्वारा आधारित किया गया था आखिरकार, जो आगे की योजनाओं में आधारशिला बनी थी बहुत ज़्यादा। इसलिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस की योजनाओं को शिल्पकार भी कहा जाता है। आप लोग ये जान लीजिए कि एक नंबर के क्वेश्चन के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि भारत के जो योजना का जनक किसे कहा जाता है, तो मोक्ष गुणांक विश्व अय्यर को जो है कि इसका जनक कहा जाता है। और जो यहाँ पर जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, इनको जो है शिल्पकार का जो है कि उनको एक हिसाब से योजनाओं का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं। तीसरा हमारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में योजनाओं को विभाजित योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था की योजनाओं का निर्माण करती है तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित भी अधिक मात्रा में करती है। और चौथा पॉइंट हमारा है योजना आयोग की गठित के साथ साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजना का युद्ध आरंभ हो गया था। जो युद्ध था वो आरंभ हो गया था, और योजना आयोग के मसौदे को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन करने के उपरांत संसद में पारित कराकर पंचवर्षीय योजनाओं को जो है उस समय लागू किया गया था। आगे देखते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे पहला टॉपिक ये है कि पहले तो अभी तो हम ये जान रहे थे कि जो पंचवर्षीय योजना थी भारत में किस प्रकार से कैसे शुरू हुई थी, उसके बारे में था। अब हम पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर जो आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, आखिरकार जो आर्थिक नियोजन है किसे कहते हैं, किस प्रकार से, ये इसके बारे में जान लेते हैं। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी द्वारा लक्ष्य के समूह को निर्धारित करता है। एक केंद्र का अधिकारी होता है, वही ही जो है समूह को निर्धारित करता है और
लक्ष्य को भी, और एक निश्चित समय में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियां का निर्धारण करता है। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना थी ना, ये आर्थिक नियोजन के हिसाब से, जो आर्थिक नियोजन का एक हिसाब से पार्ट था उसके अंदर, पंचवर्षीय योजना के अंदर, कि 5 साल के अंदर हमें कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना है, एक हिसाब से पहले से वो तय करके रखते थे कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। आगे पॉइंट्स पे देखते हैं क्या है। भारत में आर्थिक नियोजन का विचार जो है प्रो महालनोबिस की अध्यक्षता में 1950 की योजना आयोग की स्थापना के साथ एक वास्तविकता बन गया था। ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और नीति आयोग का निर्माण किया गया है। फरवरी 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। और नेशनल नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये जान लीजिए आप, नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आगे दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा टॉपिक है हमारा है, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिरकार। भारत में आखिरकार आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, इसके बारे में जान लेते हैं हमें। उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहूँगा कि आर्थिक नियोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी भारत में क्योंकि जो भारत था ना, अंग्रेजी शासन के बाद 200 सालों के बाद जो है भारत आज़ाद हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एकदम से बेकार हो चुकी थी। उस समय एकदम से भारत जब आज़ाद हुआ था, ना तो उसके पास पैसे थे, ना तो रोजगार थे, ना तो उद्योग के क्षेत्र में कोई भी विकास हुआ था। किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ था कि भारत का कल्याण हो सके। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी के द्वारा आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एक हिसाब से उनको लगी कि कहीं ना कहीं एक हिसाब से इसको करने से कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा, इसलिए उन्होंने ये नीति अपनाई थी। अब पहला पॉइंट हम जान लेते हैं। भारत को अंग्रेजों के शासन के द्वारा विरासत में प्राप्त हुई थी जो गतिहीन अर्थव्यवस्था मिली थी, और उत्पादकता का स्तर कम होने के कारण यहाँ पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था भी थी। जीडीपी जो समृद्धि दर है बेहद कम होने के कारण यहाँ गतिहीन थी। और दूसरा हमारा है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मांग तथा पूर्ति के बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है जिससे कि वह समृद्धि तथा विकास का अपना मार्ग ढूंढ सके। इसके लिए सरकार द्वारा भारी निवेश करने की आवश्यकता थी। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके लक्ष्य को मतलब पूरा करने के लिए जो इनकम है ना, पैसे है, उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, जो कि निवेश करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी भारत में। उद्योगों से रिलेटेड भी, बेरोजगार से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा, जितने भी किसानों के द्वारा भी, किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ करने का, उनका जो निवेश करने का था उसको भी करना एक हिसाब से था ही। अंततः योजना का मार्ग अपनाया गया था। यानी कि जो योजना था ना, पंचवर्षीय योजना का मार्ग ही अपनाया गया था। तीसरा टॉपिक हमारा है, निर्देशात्मक नियोजन तथा व्यापक नियोजन क्या है। आखिरकार जो निर्देशात्मक नियोजन तथा व्यापक नियोजन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पहले निर्देशात्मक नियोजन क्या होता है ये जान लेते हैं पहले हम। निर्देशात्मक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें मांग तथा पूर्ति की आवश्यकताओं शक्तियों को इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है जिससे कि अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व तथा संतुलन बना रहे। यानी कि निर्देशात्मक नियोजन का अर्थ यही होता है, जो मांग और पूर्ति का अर्थ होता है किस प्रकार से मांग और पूर्ति को हम आगे पढ़ाएंगे आप लोग को ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि मांग और पूर्ति का अर्थ क्या होता है। मांग का अर्थ ये होता है कि सरकार के द्वारा लोगों का किस प्रकार से मांग है, किन किन वस्तुओं का मांग है, किस किस प्रकार से है वो है, और पूर्ति यानी कि सरकार के द्वारा किन किन वस्तुओं को की पूर्ति की जा चुकी है लोगों के द्वारा मांगी गई वस्तुओं का। इसका अर्थ यही है, ठीक है। अस्थायित्व तथा संतुलन बना रहे। आगे देखते हैं क्या है, आगे इसी पॉइंट्स में हम पढ़ते हैं क्या है। ऐसे नियोजनों में राज्यों द्वारा विकास की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है, इसमें निजी क्षेत्र को निर्देशित किया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आखिरकार जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक हिसाब से कुछ ना कुछ, राज्यों के द्वारा एक हिसाब से कुछ पॉइंट्स ऑफ मतलब नोट डाउन किया जाता है कि क्या राज्य को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखें, किस प्रकार से आखिरकार जो इनकम है लोगों के द्वारा किस प्रकार से पहुँचाया जाए, लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ सामानें उनके बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट हमारा है, ताकि राष्ट्र हितों को कोई आ सके और व्यक्तिगत लाभ अधिकतम हो सके। निर्देशात्मक नियोजन का अनुसरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। आगे देखते हैं, व्यापक नियोजन किसे कहते हैं। जो व्यापक नियोजन है किस प्रकार से है आखिरकार ये जान लेते हैं एक बार हम। पहला पॉइंट हमारा है, व्यापक नियोजन में सरकार स्वयं समृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में भाग लेती है। जो सरकार है ना एक हिसाब से खुद ही इसमें भाग लेती है,
और व्यापक नियोजन का अनुसरण समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों में ही किया जाता है। यानी कि जो सरकार है ना, सरकार के एक हिसाब से जो अनुसरण है समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों में ही इसका निर्माण किया जाता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसे भारत में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अस्तित्व इसका पाया जाता है तथा बना रहता है। तीसरा पॉइंट हमारा है पूंजीवाद की भांति जहां व्यक्तिगत लाभ तथा अधिकतम प्राप्त किया जा सके, इससे भी रिलेटेड इसमें शामिल होता है। और चौथा हमारा है समाजवाद कि भारतीय समाज के समूहों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था में कौन सी भागीदारी होती है, कौन सी भागीदारी नहीं होती है, सरकार के द्वारा, राज्यों के द्वारा और लोगों के द्वारा किस प्रकार से होती है, उसके बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से उनकी भागीदारी कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार से है। चौथा पॉइंट हमारा है, टॉपिक हमारा है अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। यानी कि जो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से ये पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जो ये है कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से होती हैं। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार से हमें ज़रूरत ही क्यों है, आखिरकार हम ये पहले पढ़ लेते हैं कि जो अर्थव्यवस्था थी ना, इसमें आखिरकार हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी अर्थव्यवस्था की, ये पहले पढ़ लेते हैं, हम जान लेते हैं। आखिरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं को समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है। यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना कहीं एक हिसाब से हमारे लिए समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमें नियोजन के उद्देश्य तथा लक्ष्य, जो हमारे उद्देश्य हैं, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य और लक्ष्य हैं, किस प्रकार से व्यापक विचारधारा में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए हमें अर्थव्यवस्था के प्रकार की आवश्यकता पड़ी थी कि किस प्रकार से आखिरकार जो आवश्यकता थी वो पड़ी थी हमें अर्थव्यवस्था की। अब इसमें पहला पॉइंट हमारा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि जो अर्थव्यवस्थाओं के भी प्रकार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और किस प्रकार से हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं एक बार। पहला हमारा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों के पास होता है और जो व्यक्ति होता है अपने आर्थिक निर्णय के लिए स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र पूर्ण रूप से होता है कि जो पूंजी है उसके पास वो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीद सकता है, किसी प्रकार की वस्तु को ले सकता है, उसके बारे में बताया गया है। और इसकी जो विशेषता है वो निम्न प्रकार से है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है ना, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होती है आखिरकार। इसमें पहला पॉइंट हमारा है उत्पादनों के साधनों पर निजी उद्योगों का स्वामित्व होता है अधिक मात्रा में। और दूसरा हमारा है सरकार की भूमिका मुख्य रूप से देश के कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा के रख रखाव तक ही बहुत ज़्यादा सीमित रहती है। ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस प्रकार से यानी कि जो सरकार होती है कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा के रख रखाव में किस प्रकार से सीमित बनी रहती है, उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा हमारा पॉइंट है उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है, जो आखिरकार जो उत्पादन वस्तुओं का इस प्रकार से ढंग से उपयोग किया जाता है कि लाभ अधिकतम हो सके। यानी कि जो वस्तु जो प्रोडक्ट है ना, किस प्रकार से आखिरकार जो प्रोडक्ट है उसका उत्पादन किया जाए कि ताकि इससे अधिकतम लाभ भी प्राप्त हो सके और जो वस्तुएं हैं काफ़ी लंबे समय तक ड्यूरेशन टाइम जो है उनका बढ़िया तरीके से रहे, अच्छे से चले। और इसमें जान लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से अगुण होते हैं, ये जान लेते हैं पहले हम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये अभी तक चल रहा है हमारा, तो इसके गुण जान लेते हैं क्या क्या होते हैं आखिरकार। इससे डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आखिरकार जो लोग होता है, जो आदमी होता है वो पैसे कमाता है, उसका आदमी जो किसी भी कंपनी या उद्योग के द्वारा जिस भी एजेंसी में वो काम करता है उसके द्वारा उसको पैसे मिलते हैं ताकि वो अपना जो पैसे इन्वेस्ट कर सके किसी भी वस्तु को खरीदने में, ताकि जो वस्तु को खरीदता है उसके बाद में GST के द्वारा सरकार को भी कुछ लाभ अधिकतम प्राप्त हो सके। इसके गुण जान लेते हैं क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य गुण यह है कि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा होता है तथा GDP में वृद्धि की गति जो होती है अधिक मात्रा में तेज होती है। इसके अवगुण जान लेते हैं कि क्या गुण होते हैं। अवगुण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करती है जिससे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अर्थ ही यही है, इसका अर्थ ही यही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या आखिरकार। उत्पादन का जिन वस्तुओं से लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके, उत्पादन हानि वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है, यहाँ बिना सामाजिक न्याय के विकास के रूप में भी होता है। आगे देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण और अवगुण क्या होते हैं। आखिरकार जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पहले इसे किसे कहते हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके बाद इसके गुण और अवगुण क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे।
तो पहले हम ये जान लेते हैं, एक समाजवादी उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादनों के साधनों पर सामूहिक तथा सार्वजनिक स्वामित्व होता है। यानी कि जो साधन होते हैं ना, समाजवादी साधन जो होते हैं सामूहिक और सार्वजनिक स्वामित्व होते हैं, इसे आर्थिक निर्णय सरकारी अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं, इसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं क्या होता है आखिरकार। पहला पॉइंट हमारा है, उत्पादन के साधनों पर पूर्ण रूप से समाज का स्वामित्व होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है, उत्पादन के साधनों का उपयोग इस तरीके से किया जाता है कि लाभ भी अधिक मात्रा में हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और तीसरा पॉइंट हमारा है, सरकार की भूमिका केवल जो सरकार की भूमिका होती है ना, कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि जो उत्पादन की प्रक्रिया की जा रही है, किस प्रकार से की जा रही है, उसके बारे में भी बताया गया है कि सरकार जो है सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, उस वस्तु को सही से चेक करती है कि किस प्रकार से की वस्तु है, उसका मूल्य ठीक है कि नहीं ठीक है, उसका अंतिम वस्तु के रूप में उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कहीं उससे बीच में ही तो नहीं वस्तु को ही पूरे तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। सरकार की पूरी भागीदारी होती है, पूरी जिम्मेदारी होती है इन सभी प्रोडक्ट्स को चेक करना, और सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी इसमें होती है। आगे देखते हैं इसके गुण कौन कौन से होते हैं, जानते हैं आखिरकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार से होता है, ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके गुण, समाजवादी अर्थव्यवस्था आय के वितरण में समानता प्राप्त करती है तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये सामाजिक न्याय है, समाज के द्वारा किस प्रकार से आखिरकार होता है उसके बारे में बताया गया है कि उस पर ही निर्भर रहती है, उस पर ही आधारित रहती है। इसके अवगुण जान लेते हैं कि अवगुण क्या क्या होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख अवगुण यह है कि जो जीडीपी समृद्धि का जो धीमी प्रक्रिया होती है ना, यहाँ लाभ अर्जित करने पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता, बल्कि यहाँ समानता और न्याय के सिद्धांत पर भी जोर देता है। आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में जान लेते हैं आखिरकार। फिर इसकी विशेषताएं, फिर इसके अवगुण और गुण पढ़ेंगे हम। पहले हम ये जान लेते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ना, क्या होती है। मेरे हिसाब से जो पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आसान शब्दों में यही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादनों के साधनों पर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उत्पादन निर्णय लाभ अधिकतमीकरण के उस सिद्धांत द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की जांच और संतुलन के बिना नहीं किया जाता है, नहीं होता है। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं आखिरकार। जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी उद्यमों के साथ साथ सरकारी तथा स्वामित्व में होता है, सरकार के स्वामित्व में होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में जो निजी क्षेत्र होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, इसमें दोनों ही क्षेत्र जो होते हैं शामिल होते हैं मुख्य रूप से। इसकी एक तरह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका गुण और अवगुण जान लेते हैं क्या होता है आखिरकार। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख गुण यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो गुणों को है उसको भी जोड़ती है। यानी कि इसका अर्थ यही है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को जोड़ती है, इसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें लाभ अधिकतमीकरण केंद्रित करते हैं तथा इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता को भी अधिक मात्रा में बढ़ावा देती हैं। अवगुण किसे कहते हैं, इसके अवगुण जान लेते हैं क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख अवगुण यह है कि सरकारी क्षेत्र अक्सर भ्रष्टाचार से प्रभावित होते हैं, जिससे कि कुशलता उत्पादकता में काफ़ी अधिक मात्रा में कमी आ जाती है। यानी कि जो सरकार है ना कहीं इसमें अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार के कारण जो है कि लोगों को जो है कि नुकसान पहुंचता है। इससे कुशलता जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा उत्पादन का भाग कहा जाता है। और हमारा पांचवा टॉपिक है भारत में नियोजन के दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन लक्ष्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। यानी आखिरकार इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं कि नियोजन के दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन, ये दोनों हमारा टॉपिक में है कि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन लक्ष्य किसे कहते हैं। इनके बीच में डिफरेंस भी आता है एग्जाम में कि कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। ये सब टॉपिक्स है इसके अंदर, दीर्घकालीन लक्ष्य तथा अल्पकालीन लक्ष्य। दो बड़े बड़े हेडिंग्स दे दिए हैं हमने यहाँ पे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होती है आखिरकार। दीर्घकालीन लक्ष्य के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत हैं, इसको हम जान लेते हैं क्या। ये सकल घरेलू उत्पादन में समृद्धि, यानी कि जो सकल घरेलू उत्पादन है किस प्रकार से समृद्धि होती है उसके बारे में बताया गया है। सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में वृद्धि से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में अधिक मात्रा में वृद्धि से होता है। इससे तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि का होने से होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है जब समय की लंबी अवधि में वस्तु तथा सेवाओं के प्रभाव में निरंतर
वृद्धि होती रहती है तो यहाँ आर्थिक समृद्धि कहलाती है। इसे ही दीर्घकालीन के लक्ष्य के कुछ भाग हैं जो कि उत्पादन की समृद्धि कहा जाता है। जीडीपी में वृद्धि किस प्रकार से होती है? दो तरीके से होती है, जिसके दो तत्व होते हैं, ये जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देश के संसाधन आधार में वृद्धि होती है अधिक मात्रा में, तथा उत्पादकता अंगतों का प्रति व्यक्ति का उत्पादन दर में जो है अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आगे देखते हैं क्या है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं, फिर इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे आखिरकार है क्या। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें उन सभी लोगों को जो काम करने के योग्य तथा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक हो जाते हैं उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। यानी कि जो पूर्ण रोजगार है, जो व्यक्ति काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उसको उसके प्रति आय मिल रहा है, उसके काम से रिलेटेड जो है उसके अनुसार उसको उस व्यक्ति को मिल रहा है पैसे, तो वो पूर्ण रोजगार कहलाता है। जो इच्छा अनुसार होता है उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। इसके पॉइंट्स हैं, अधिक से अधिक लोग जो विकास की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, पहला पॉइंट हमारा है। दूसरा है तथा विकास के लाभों को समाज के द्वारा व्यापक रूप से किस प्रकार से वर्गों में बांटा जाता है जाना ज़्यादा है। इसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए कि किस प्रकार से आखिरकार सरकार को जाना कौन कौन सी हमारे लिए नीतियाँ लागू की गई है, कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं, इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। आगे देखते हैं आधुनिकीकरण, ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं आखिरकार। पहला पॉइंट हमारा है वस्तु और सेवाओं की उत्पादन में वृद्धि के कारण उत्पादक के द्वारा नई तकनीकें इसमें शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्वीकार किया जाता है, उदाहरण के लिए तकनीकी का उपयोग ही आधुनिकीकरण होता है। यानी कि जो स्वीकार करने के लिए इसकी तकनीकी का उपयोग किया जाता है इसे आधुनिकीकरण कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल थोड़ा बड़ा है फिर भी आप समझ लीजिए, जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पुरानी बीजों की बजाय नई उन्नति किस्म की बीजों का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ केवल नई तकनीकों का उपयोग से ही नहीं जुड़ा होता है, बल्कि राष्ट्र के वैचारिक तथा सामाजिक मनोस्थिति में भी परिवर्तन का एक तरह से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जैसे महिलाओं को समान किस प्रकार से आखिरकार अधिकार दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार से उन वस्तुओं को खरीद सकती है, किस प्रकार से नहीं खरीद सकती हैं। परंपरागत समाज में महिलाओं को केवल घरेलू तथा जो है कि कार्य करती हैं, जबकि आधुनिक समाज में यहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पूरी क्षेत्र में एक तरह से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है कि जो एक हिसाब से अवसर मिलते हैं प्राप्त होने के, जो आधुनिकीकरण समाज को सभ्य तथा संपन्न बनाती है। जो महिलाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा कार्य कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कार्य कर रही हैं आजकल। आत्मनिर्भरता, इसके बारे में जान लेते हैं कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। पहला पॉइंट हमारा है आत्मनिर्भरता का अर्थ ये होता है कि देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं तथा विशेषकर खदानों का किस प्रकार से आखिरकार जो लोग हैं निर्भर रहना होता है। पहली 7 वर्ष योजनाओं में इसके दौरान केवल जो है कि लक्ष्य को अधिक मात्रा में प्राथमिकता दी गई है, उसके बारे में भी बताया गया है। और दूसरा पॉइंट हमारा है भारत में खदानों के उत्पादन में किस प्रकार से आखिरकार जो है कि आत्मनिर्भर रहना पड़ता है, आत्मनिर्भर होना पड़ता है, उसके बारे में बताया गया है, जिससे कि वह शेष विश्व में होने वाले पूर्व अनिश्चितता को बचा सकें, रोक सकें। उसके बारे में बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत बने। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी किस प्रकार से बताया गया कि आत्मनिर्भर बने। जो बाहर की वस्तुएं हैं ना, आप लोग अब जानते होंगे कि जो बाहर की वस्तुएं हैं बहुत ही कम भारत में लाई जाती हैं। जितने भी चाइनीज़ होते थे, सामान होते थे, उन सबको जापान के द्वारा जो कि होते थे उनके द्वारा उनको अब आत्मनिर्भर भारत बन गया है। थोड़ी महंगी ही वस्तुएं मिले लेकिन आत्मनिर्भर बन गया है। इससे भारत की बहुत बड़ी कुशलता प्राप्त हुई है, बहुत बड़ी ताकत एक हिसाब से खड़ी हो रही है। अल्पकालीन लक्ष्य किसे कहते हैं? जो अल्पकालीन लक्ष्य किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं आखिरकार क्या होती है। अल्पकालीन लक्ष्य अर्थव्यवस्था की वर्तमान मांग के अनुसार प्रत्येक योजना के साथ बदलती रहती है। इसका पहला पॉइंट हम जान लेते हैं क्या है। जब प्रथम पंचवर्ष योजना आरंभ की गई थी तब देश की जो आखिरकार जो प्रमुख खदान थे ना, उसमें समस्या बहुत ज़्यादा ये खड़ी हो गई थी कि तीसरी पंचवर्ष योजना के उत्पादन के दौरान जो आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था बहुत ज़्यादा, जबकि चौथी पंचवर्ष योजना की कीमतें जो थी स्थिरता थी तथा मानव शक्ति की एक पूर्ण योजनाओं को ही उद्देश्य बना लिया गया था, उसके बारे में भी बताया गया है। और पाँचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजना में
इसका मुख्य उद्देश्य जो था निर्भरता तथा वनोन्मूलन था। वनोन्मूलन से रिलेटेड किस प्रकार से वनों का किस प्रकार से आखिरकार बचाव किया गया था उनके बारे में था, और भारत आत्मनिर्भर इससे बन सके इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं पॉइंट्स क्या हैं। जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना के ने एक बार फिर से रोजगार के अवसर जो थे ना, एक हिसाब से बहुत ज़्यादा वृद्धि पर बल दिया गया था इससे। और 9वीं योजना के दौरान, पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य उद्देश्य विकास, कीमतें, स्थिरता जो थी, पर्यावरण की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा लगाई गई थी। सरकार के द्वारा ऐसी प्रकार की नीति अपनाई गई थी जिससे कि लोगों को भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त हो सके। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं का आवश्यकताओं पर बल दिया गया था, जिससे कि लोगों का भी इसमें ज़्यादा भागीदारी हो सके और उनका विकास हो सके। और 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना 2017 में जो थी लागू की गई थी, ख़त्म हो गई थी। इस समय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद नीति आयोग का निर्माण किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सतत के साथ साथ समावेशी समृद्धि की आवश्यकता पर भी अधिक मात्रा में बल दिया गया था। यहाँ पर एक हिसाब से पूरे से लेकर के पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक हिसाब से थोड़ा थोड़ा हिंट समझाया गया है, समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, और लाइक शेयर एंड कमेंट करके वीडियो के बारे में आप जरूर बताएं किस प्रकार से आपको वीडियो लगी, कैसी लगी। बाकी रस्तोगी सर हमारे हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का भी शुरू किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। क्लास 12th का ये वो भी। बाकी मैं आपसे अब अगले सेकंड पार्ट में इसके मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।